हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए होंगे, अभी मैं पेपर डीपली देखूंगा तब हम डिस्कस करेंगे उस विषय में, ठीक है। चलिए फिलहाल लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ, अभी लेक्चर। अरे वाह, तो तुम्हें पेपर लीक हो गया था क्या पहले ही? चलो चलो, कोई बात नहीं। कोई नहीं, मैं आपको कुछ सी और सिखाऊंगा तब आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट। आज का पेपर देख के लग रहा है कुछ बच्चे नए भी ऐड हो रहे हैं इसमें। एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न, हम इसकी बात कर रहे थे। चलिए, हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। अभी एक लेटेस्ट पेपर और हुआ एक स्कूल में, वहां एक क्वेश्चन बना। उस क्वेश्चन में ये था कि राइट द टू डिफरेंसेस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अभी पहले हम इंटरफेरेंस पैटर्न को सीखेंगे कि किस टाइप का पैटर्न होता है, फिर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को सीखेंगे। तो बच्चों ने उसमें मोस्टली बच्चों ने गलती क्या करी, उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस लिख दिया है। वो बेसिकली पैटर्न के बारे में पूछ रहा है, तो पैटर्न मतलब जो वेव फॉर्म बन के आएंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सारा खेल है इंटरफेरेंस का, वो उसकी डेफिनेशन से है। और डेफिनेशन कहती है कि जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनका एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रेवलिंग करती हैं सेम डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में जब वो सुपरपोज करेंगी एक दूसरे को, तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उसी की बेस पर हमने क्रॉस जो अपना टॉपिक स्टार्ट करा था, और उस टॉपिक में हमने सबसे पहले बात करी थी दो वेव फॉर्म कंसिडर करके। तो फर्स्ट वन इक्वेशन ली थी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और सेकंड ली थी हमने y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो इक्वेशंस हमने ली थी, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं इसमें। फिर हमने इन दोनों का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों को ऐड करा, दैट इज y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। फिर इनकी वैल्यूज पुट करी, दैट इज a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। यहाँ पे साइन a प्लस बी का हमने फॉर्मूला ओपन करा, और जैसे ही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करा, तो ये कितना हो गया आपका a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी, सॉरी, साइन ओमेगा टी और इंटू साइन ए कॉस बी। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या करा, कॉमन ली कुछ टर्म। तो कॉमन लेके हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 कॉस 5, और कॉमन आ जाएगा इसमें से साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 और कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई थी। फिर हमने कुछ वैल्यूज पुट करनी थी इसमें। पुट करा था हमने a1 प्लस a2 कॉस 5 की जगह हमने क्या पुट करा था, कैपिटल A कॉस थीटा, और a2 साइन 5 की जगह हमने क्या पुट करा था, कैपिटल A साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 बोला था हमने, इसे इक्वेशन 2 बोला था। फिर उसके बाद में हमने इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करा था। ऐसा सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1,
इसे ओपन कर लेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस, यहाँ पे शायद कर्सर चल नहीं रहा है, इसे थोड़ा आगे, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई और प्लस में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कुछ इस तरीके से इन दोनों टर्म में से a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू हो गई 1 और प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। इस तरीके से आपका ये आ गया। फिर हमने कहा आपसे कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और जब इसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के आ गया a का स्क्वायर। सिमिलरली i1 के लिए लिखेंगे तो कांस्टेंट के a1 स्क्वायर, i2 के लिए लिखेंगे कांस्टेंट के a2 स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमने इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करें, ये जो इक्वेशन थी हमारी इसे a बोल देते हैं। इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k a स्क्वायर, k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k को मैं यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अंडर रूट के मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के। एक अंडर रूट के a1 के साथ, एक अंडर रूट के a2 के साथ, और साथ साथ कितना आपका cos फाइव। देखिए यहां से ये बन गया आपका कैपिटल I, ये बन गया आपका I1, ये बन गया आपका I2 और ये बन गया आपका 2 अंडर रूट में I1 I2 और साथ साथ कितना cos फाइव। ये आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। यहां तक हम पढ़ चुके थे, यहां तक समझ में आया? चलिए बाकी बच्चों को भी क्लियर है यहां तक? देखिए यहां से इसे इक्वेशन दे दीजिए, 4 दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब इंटेंसिटी आई, I1 I2 ये फिक्स वैल्यूज हैं, तो जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें जो चेंज होगा वो चेंज होगा फेस की वजह से, और फेस की जो टर्म आ रही है वो इस वाले टर्म में आ रही है cos फाइव। तो इसका मतलब जो 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाइव है ये आपकी कहलाती है इंटरफेरेंस टर्म। क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस टर्म कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे इंटरफेरेंस की कंडीशन को। जब हमने डिस्कस करा तो हमने बोला कि जब इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होंगी तो कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो जहां मैक्सिमम होती थी उसे बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां मिनिमम होती थी उसे बोलते थे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा उस कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से तो हम लिखेंगे इसमें द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हेन। कब होगी इंटेंसिटी मैक्सिमम? अच्छा एक चीज बताइए, अब इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है इस फैक्टर के ऊपर। इसमें 2 कांस्टेंट है, I1 कांस्टेंट है, I2 कांस्टेंट है, तो बचा कौन? केवल cos फाइव। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1 होती है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जो cos फाइव कितना होगा? 1 होगा। cos फाइव के 1 होने का मतलब फाइव की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री या 2 पाई या 4 पाई। इस तरीके से जैसे आप cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 2 पाई भी क्या होगा? 1 होगा। cos 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये फाइव की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? बताइए जल्दी से। ये समझ में आया कि वाई वी टेक cos फाइव ओनली? क्योंकि इंटरफेरेंस टर्म है आपकी 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, और उसमें I1 I2 और 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो क्या बचेगा? केवल फेस डिफरेंस बचेगा। वो फेस मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाइव की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1 होती है। इतना क्लियर है यहां तक सबको? चलिए फिर आते हैं, सिंस इफ फेज डिफरेंस
of 2 pi corresponds to a path difference of lambda. ठीक है, तो एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है आपका 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस, ये होता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम फाई से, 2 पाई अपॉन लेमडा, पाथ डिफरेंस को हम पी से डिनोट कर देते हैं, तो इक्वल टू फेज डिफरेंस क्या क्या है आपके, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से आपके फेज डिफरेंस है। तो यहां से अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊं, दैट मीन्स पी की वैल्यू निकालनी है हमें पार्ट डिफरेंस की, तो देखो पी की वैल्यू पहले केस में तो जीरो ही आ जाएगी जब आप फाइव इक्वल टू जीरो लेंगे, जब आप 2 पाई लेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। जब आप 4 पाई लेंगे 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 टाइम्स, लैम्डा इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा आ जाएगी। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे और ये फाइनल कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां से ये क्लियर हुआ कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। इतनी बात समझ में आई? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? ये कंडीशन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है और इसके साथ साथ ये फेज डिफरेंस की टर्म्स में भी पूछी जाती है कि कितने कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है ये रेडियन में। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स यहाँ पे सबको? अंश, अनुपमा, महक, चलिए वेरी गुड, ओके ओके ओके। नाउ तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस आपको क्लियर हुई, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखिए ध्यान से, जब मैं बात करूंगा किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट, ये वो कंडीशन है जब इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। अच्छा फिर से वही कहा है, डिपेंडेंसी तो कॉस फाइव पे ही है केवल, और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, कॉस 180 की वैल्यू जो होती है, दैट इज फाइव की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, या फिर 3 पाई हो गई, या फिर 5 पाई हो गई, या फिर 7 पाई हो गई। इन वैल्यूज पर कॉस क्या वैल्यू देगा, -1 वैल्यू देगा। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस, दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइक दिस। अब वन बाय वन ऑब्जर्व कीजिए, जब आप फेज डिफरेंस को केवल पाई लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, 2 पाई पी अपॉन लेमडा इक्वल टू, जब पाई लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा बाई 2 आ जाएगी। दैट इज, अब पाथ डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा बाई 2 पहले केस में। जब आप 3 पाई लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। जब आप 5 पाई लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। इसी पैटर्न पे बनते बढ़ते जाएं तो ये आ जाएगा 2n-1 और लेमडा बाई 2। इतना क्लियर है? जहां n की वैल्यू क्या क्या है, 1, 2, 3, कुछ भी रख दीजिए, n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 -1 1, दैट इज लेमडा बाई 2 बचेगा। 2 रखेंगे 3 लेमडा बाई 2 बचेगा, 3 रखेंगे 5 लेमडा बाई 2 बचेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हो गई कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2n-1 लेमडा बाई 2, वो भी कब, जब n की वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 इस तरीके से होंगी। एक चीज और देखिए इसमें, मैं अगर 2n-1 ना लेके इसे क्या ले लूं, 2n+1 लेमडा बाई 2 लिखूं, भाई हम तो ये लेंगे, तो ये हाँ आपकी ये भी सही है, लेकिन कब सही है, जब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3। देखिए n इक्वल टू 0 रखिए, लेमडा बाई 2, 1 रखिए 3 लेमडा बाई 2, 3 रखिए, सॉरी 2 रखिए 5 लेमडा बाई 2, 3 रखिए 7 लेमडा बाई 2। इस पैटर्न पर हम बढ़ते जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये ऊपर वाला ऑप्शन ना देके ये वाला ऑप्शन दे देता है, तो आप बस याद रखें कि n की कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। यहां तक समझ में आया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंसेस है मेन? क्लियर है स्टूडेंट्स?
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टर्म, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। टू sources of light which continuously emit light waves of same frequency or wavelength with a zero or constant phase difference between them are called coherent sources। ठीक, पढ़ो क्या लाइन लिखी है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कंटिन्यूअसली एमिट लाइट, जो लगातार लाइट को एमिट करें और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो हो या कांस्टेंट हो, तो वो सोर्सेज कहलाते हैं कोहेरेंट फोर्सेस। और अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, दैट इज टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट emit light waves with a constant phase difference, जो लाइट को कांस्टेंट फेज डिफरेंस से एमिट ना करें, वो क्या कहलाएंगे आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्या कहलाएंगे आपके, आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, आपके दो लाइट सोर्स होंगे जो कंटिन्यूसली लाइट को एमिट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो वो तो कहलाएंगे आपके कोहेरेंट सोर्सेज। और अगर लाइट को एमिट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से कहलाएंगे, आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर है, बताइए स्टूडेंट्स। दोनों डेफिनेशन क्लियर। चलिए, तो आप एक चीज मुझे बताइए, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोहेरेंट की जरूरत पड़ेगी या इनकोहेरेंट की जरूरत पड़ेगी, बताइए जल्दी से। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, उन वाले सोर्सेज की जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस जीरो और कांस्टेंट है, या फिर इनकोहेरेंट की। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। उमेश, आयुषी, हेमंत, कोहेरेंट सोर्सेज की, कौन से सोर्सेज की, कोहेरेंट सोर्सेज की नीड रहेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब किसकी, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। पहली कंडीशन है, द टू सोर्सेज मस्ट बी must be obtained from a single source। कल, ठीक है, जो दो सोर्सेज हैं वो सिंगल सोर्स से लाइट उनसे निकले, इसे हम लिख सकते हैं द टू सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड कंडीशन रहेगी आपकी, द टू सोर्सेज मस्ट गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट। एंड थर्ड वन इज
द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग on the screen from the two sources must not be large. Must not be large. देखिए, हमने कहा कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा हमें कोहेरेंट सोर्सेस से। तो मैंने आपको कल जब इंटरफेरेंस डेफिनेशन की लास्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस की डेफिनेशन समझाई थी, तो हमने वो बोला था कि दो लाइट सोर्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करना यहाँ जरूरी था। इसलिए जब हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो सिंगल सोर्स से ऑब्टेन्ड होगी तभी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। क्या रहेगी उनकी फ्रीक्वेंसी, सेम रहेगी। आगे बात करते हैं, द टू सोर्सेज मस्ट बी द मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब आपकी सिंगल वेवलेंथ होगी। और फिर कहता है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव अराइविंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट नॉट बी लार्ज। मतलब कहने का ये होगा कि स्क्रीन और जो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट्स हम लगाएंगे अब यंग का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस क्लियर हैं या नहीं, जल्दी से बताएं मुझे। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी क्योंकि वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की ही लाइट है, तभी तो वेवलेंथ सेम है। सोर्स तो हमारा एक ही है ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता ही होता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप, उस पे व्हाट्सअप कह रहा हूँ, मैसेज में लिख लीजिए, थोड़ी आवाज कट रही है आप लोगों की। हाँ, रुकमेश आप भी लिख दीजिए जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। किस चीज का 20 क्वेश्चन भाई? अच्छा, क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस करेंगे, एक बार मैं देख लूं सही से, मेरे पे फोटो अभी क्लियर नहीं है, आप मुझे क्लियर फोटो व्हाट्सअप करें, देख के कल लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इसी से रिलेटेड है तो मैं अभी देखूं। अच्छा, इसी से रिलेटेड है तो चलिए मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास पेपर आ गया था, फिर मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे हैं आप? हाँ, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, तुम यही क्वेश्चन बोल रहे हो हेमंत? इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट एज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट? याद रखना मेरी बात को बहुत ध्यान से। लाइट के केस में जब भी फ्रीक्वेंसी के चेंज के विषय में कोई बात हो तो आप एक ही बात पर अडिग रहना कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, तुम कुछ भी कर लो, अगर सोर्स एक है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहेगी। क्लियर है इतना? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड कहता है, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ही है सेम स्केल, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, डज द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव? अब क्वेश्चन समझिए, आप अलग पूछ रहे थे क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन अलग है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को लेके जा रहे हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन कहता है, डज द स्क्रीड इन स्पीड इंप्लाई है रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव? क्वेश्चन कहता है कि स्पीड डिक्रीज होगी, ये तो क्वेश्चन ने खुद ने बताया है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि क्या एनर्जी रिडक्शन होगा किसमें? तो लाइट वेव में एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट वेव है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एनर्जी क्या होती है? एच न्यू इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। और एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो अब बताओ मुझे खुद कि वो होगा चेंज नहीं होगा?
अब क्यों होगा भाई? जब फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं हो रही है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई बात नहीं, जो इतना अफसोस, देखो एक के ना होने का अफसोस नहीं करना चाहिए। जितना हो गया है उससे सही करके आए, वो बेस्ट रहता है। चलिए अब बात खत्म करते हैं। कुछ चीज मुझे दिखानी थी, फिर अगले लेक्चर में उसे डिटेल में समझाना था। मुझे आपको दिखाना था ये। अच्छा, मुझे आपको ये दिखाना था फिलहाल। देखिए, आप लोगों ने सबने ये काम कर रखा होगा, हाथ से ना कर रखा हो, पत्थर गिरा के तो कर ही रखा होगा। पहले एक बहुत अच्छा सा ऐड देखिए आप, जिसे हम 3 सेकंड बाद स्किप कर देंगे। चलिए, आप सबने ये काम करा है। दो पत्थर एक साथ फेंको, तो एक पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है सबको पैटर्न? चलिए, अगर पैटर्न दिख रहा है तो अब दूसरी वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आप इसे देखिए ध्यान। मैं बोलता जाऊंगा, आप इसे समझते जाएं। देखिए ध्यान से, एक सोर्स यहां पर था, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ये यहां से लाइट एमिट कर रहा था वो। फिर उसके आगे हमने एक स्लिट लगाई, तो अब एक सोर्स दो सोर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दो गैप हमें यहां पे मिले। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब वो लाइट जा रही है तो कहीं पर वो ऐसे मिलेंगी कि मैक्सिमम देंगी एम्पलीट्यूड, और कहीं वो मिनिमम देंगी, उसके रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी चेंज होगी। देखिए ध्यान से, एक साइंटिस्ट थे यंग, उन्होंने इसके बारे में बताया था। वेव थ्योरी इसी के बेस पर ही प्रूफ हुई थी। ये स्क्रीन रखी हुई है सामने, देखो। अब 2 मिनट देखिए ध्यान से, एक सेकंड बस इसे पीछे कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, YDSC कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट निकलेगी बाहर की तरफ। फिर एक स्लिट्स लगाएंगे यहाँ पे, दो स्लिट्स, इन स्लिट्स से लाइट निकलेगी बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। आगे एक स्क्रीन होगी। अब जो यहाँ से दो लाइट रेज निकलेंगी, वेव की फॉर्म में निकल रही है, वेव की फॉर्म में निकल रही है। तो कहीं पर ये वेव दोनों मिलके, मैंने आपको कल ही समझाया था इस विषय में, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, तो जहां ये मिलेंगी वहां रिजल्टेंट ये हो जाएगा। एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, जहां ये मिलेंगी वहां मिनिमम रिजल्टेंट हो जाएगा। इतना मैंने आपको समझाया था, ठीक है? नाउ, तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। जहां ये मिलेंगी तो वहां एम्पलीट्यूड कहीं पर मैक्सिमम और कहीं पर क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो सेंटर के केस में तो ये मैक्सिमम ही रहता है। तो जो ये यहाँ पर वेव आपको मिलती हुई दिख रही है, ये सेंटर पे जा रही है। और जब मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको किस फ्रिंज में दिख रही है? व्हाइट कलर की फ्रिंज दे रही है। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हुआ क्या, एक तो मैक्सिमा वाली लाइन, एक मिनिमा वाली लाइन, इस तरीके से लाइन आपकी बढ़ रही है। ठीक, अभी आपस में मिलेंगी कहीं ना कहीं जाके। ये मिली सेंटर से थोड़ा सा हटके। ये कहाँ मिली? देखो, मैक्सिमा मतलब ब्लू कलर, मिनिमा मतलब रेड कलर। ब्लू कलर मैक्सिमा, मिनिमा रेड कलर। ये वेव फ्रंट्स आपको अलग अलग दिख ही रहे हैं इनके, जिनसे आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे अभी। ठीक, वेव का सुपरपोजिशन होगा। आते हैं सीधे। देखिए ध्यान से, रेड वाली मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लू वाली मैक्सिमा को। तो देखो, सेंटर पे मैक्सिमा जा रहा है मिलता हुआ, सेंटर पे मैक्सिमा जा रहा है। तो जो सेंटर पे मैक्सिमा होगा वो तो देगा ब्राइट फ्रिंज, जैसे अभी आपको मैंने दिखाई थी। इस तरीके की स्ट्रिप ही ऑब्जर्व होती है स्क्रीन पर। और जो इसके अलावा फर्स्ट मिनिमा ऊपर का है नीचे का होगा, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व करा देगा आपको। देखो, ये ब्राइट हो गया सेंटर, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इधर डार्क, फिर ब्राइट।
अल्टरनेट ऑर्डर पर ब्राइट डार्क आपको मिलते रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? Clear? ठीक है, अभी जल्दी से आप दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे विद इन 5 मिनट्स। ओके, सेकंड क्लास ज्वाइन करें, इसका टाइम अप हो गया है। हाँ अभी करनी है, मतलब 5 मिनट में कर लीजिए। 5 मिनट में टाइम कितना लगता है, अभी 2 मिनट, आप जल्दी जल्दी हो जाएंगे 5 मिनट। गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, आप बताइए।
10 बच्चे थे लगभग सर। हाँ अभी बस अब दूसरा टाइम दिया ना, दूसरा 7:45, अभी ज्वाइन करेंगे। और ऑलमोस्ट सर, हाँ बस देखते हैं, कोशिश तो पूरी है, आज नहीं होगा तो कल के पहले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये सर थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इन बच्चों का। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो अभी हमने नहीं टच करा है। मतलब बता दिया है, करा ही नहीं है। न्यूमेरिकल एंड रिवाइज्ड। आयुषी, ये क्लास में बात करना सर से, यहाँ नहीं बात बोलना। ठीक चक्कर क्या है ना, एक्चुअली बच्चे यहाँ क्लास में मेजोरिटी से ज्वाइन करें ना, तो तुम अपनी बात वहां रखो भी पूरी तरीके से। अब तुम 7-8 जने होते हो, या तो तुम लोग ही जाओ भाई स्पेशल। आई थिंक सो कि क्लास, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस मंथ तक तो चलेगी ही चलेगी। बाकी देखते हैं, सर जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे हम तो। क्या? नहीं अभी सर से बात चल रही थी, सर ज्वाइन करे थे ना क्लास। बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी बच्चे को ज्वाइन कर दीजिए, क्लास कंटिन्यू करते हैं पहले। चलिए, जो ज्वाइन करेगा आप कर लेगा, फिलहाल टाइम स्टार्ट, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्राइट डार्क अल्टरनेट ऑर्डर पर आपको ये पैटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। और यही होता है आपका इंटरफ्रेंस पैटर्न। ये क्या होता है आपका इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है। अब एक सेकंड के लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं बस। देखिए ध्यान से, ये हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, लेटेस्ट सिलेबस। और इस सिलेबस में अपने चैप्टर के पास आते हैं जल्दी से, वेव ऑप्टिक्स। ये रहा, देखिए स्पेशली मेंशन है यंग्स डबल स्लिट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। और उसमें स्पेशली मेंशन है नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। दैट मीन्स इसमें जो हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में अब नहीं है सीबीएसई में, ठीक है। तो अब वापस आते हैं लेक्चर पर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी एक शब्द आया फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट टू ब्राइट के बीच का जो गैप है, या डार्क टू डार्क के बीच का जो गैप है, वो उसकी फ्रिंज विड्थ होती है। वो क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है। बेसिकली ये दो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन होता है।
फ्रिंज विड्थ क्या होती है यहीं से बात कर लेते हैं। देखिए YDSC एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ। एक सिंगल सोर्स से दो वेव्स, एक सिंगल सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी, ये दो स्लिट से पास होंगी तो दो सोर्सेस की तरह ट्रीट होंगी। देन फिर वो आफ्टर मीटअप जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां ब्राइट फ्रिंजेस, और जहां मिनिमम होगा वहां पे डार्क फ्रिंजेस पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक, अब आते हैं इसके बाद में फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कहता है इट इज द सेपरेशन, क्या है फ्रिंज विड्थ? इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ये दो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन होता है, क्या होता है? फ्रिंज विड्थ होता है। इसे जनरली बीटा से प्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। जहां लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉल डी है स्लिट विड्थ, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। जनरली क्या था देखिए ध्यान से, ये सोर्स है आपका, इस सोर्स से लाइट रेज निकल रही हैं, फिर आपने कुछ इस तरीके से दो स्लिट्स ऑब्जर्व करी, उनसे लाइट रेज आगे निकल रही है मीटअप होती हुई। फिर एक यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई होती है जहाँ पे आपकी अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो स्लिट सेपरेशन से स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, और इन दोनों स्लिट के बीच की जो विड्थ होती है वो होती है स्मॉल डी, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। फॉर्मूला क्लियर है सबको? यहाँ से जनरली लैम्डा भी निकाल देते हैं फ्रिंज विड्थ गिवन करके, दैट इज बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। ये हो गया आपका लैम्डा वाली का। यहाँ तक सबको क्लियर? यस और नो? ओके, नाउ इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश फर्स्ट क्लास में कहाँ थे आप? अब आते हैं हम किसमें? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न एक नया टर्म है, ये होता क्या है उसका मतलब समझिए, डेफिनेशन है इसकी, कैसी क्या कंडीशंस हैं सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने की। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द positions of maxima and minima of intensity on the observation screen, observation screen do not change with time is called sustained, is called sustained or permanent interference पैटर्न। देखिए इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन और इसकी कंडीशंस पूछी जाती है। Definition says that the interference pattern in which the positions of maxima and minima of intensity on the observation screen do not change with time is called sustained interference or permanent interference। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन पर आपको मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है, अगर उसकी इंटेंसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या हो गई? परमानेंट हो गई। तो ऐसे पैटर्न को सस्टेन्ड या फिर परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है सबको? चलिए अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड
इंटरफेरेंस। पहली कंडीशन है द टू सोर्सेस कंटिन्यूअसली continuously emit waves of same frequency और wavelength। जो दो सोर्सेज हैं वो कंटिन्यूअसली क्या एमिट करें, वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो वो कैसे कब वो किस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को। सेकंड कंडीशन, द टू सोर्सेज द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक। थर्ड पॉइंट, फॉर ए बेटर फॉर अ बेटर contrast between maxima and minima of intensity, the amplitude of the interfering waves should be equal। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत अच्छा दिखे वो एंड मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के लिए चाहिए, तो एम्पलीट्यूड होने के दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे आपने जब एक्सप्रेशन करा था तो हमने y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी लिया था, y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिया था। लेकिन अगर हम a1 a2 ना लेके क्या ले लें, दोनों को a ले लें, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई देगा, उसकी मैक्सिमा वाली साइड्स भी और मिनिमा वाली। द फोर्थ वन इज द टू सोर्सेज मस्ट बी नैरो। अच्छा, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम स्लिट्स को क्या रखें, नैरो रखें। क्योंकि दो सोर्सेस, सिंगल सोर्स से दो सोर्स कब बन रहे हैं, जब लाइट रे किससे पास हो रही है, स्लिट से पास हो रही है। तो ये आपके जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द इंटरफेयरिंग वेव्स must travel nearly along the same direction। दैट मीन्स जो दो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा जहां जहां होगी वहां इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन रहेगा और क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। नेक्स्ट, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो ऑब्वियसली वी हैव टेक सिंगल सोर्स, तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो सिंगल रहेगी, दैट इज सोर्स कैसा रहेगा, मोनोक्रोमेटिक रहेगा। सेवेंथ, द इंटरफेरिंग वेव शुड बी in the same state of polarization। The interfering waves should be in the same state of polarization। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट वेव का एक डायरेक्शन में मूव करना आफ्टर पासिंग थ्रू सम ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है वो आपका। तो यहां पर भी यही बोल रहा है कि जो इंटरफेरेंस वेव है शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, उनका पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट, टू हैव sufficient fringe width, the distance between the distance between the two coherent sources should be small, and the distance between the two sources and the screen
शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज। देखिए यहां से लार्ज, ये क्या कह रहा है कि कैपिटल डी मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर है इतना यहां तक? ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, उसमें आप ये पॉइंट्स एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नाउ आगे बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम किसकी? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, इसकी बात करेंगे हम। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस की हम बात करने वाले। देखिए यहां से, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने सस्टेन इंटरफेरेंस की इतनी सारी कंडीशंस को पढ़ी, उसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई एक कंडीशन ये भी थी कि दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम उसी बात को लेते हुए इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। सपोज द टू इंटरफेरिंग waves have the same amplitude A। ठीक, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। तो जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज विल बी आई मैक्स। अच्छा देखिए यहाँ इंटेंसिटी कहती है इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। अच्छा मैक्सिमम की कंडीशन को बोलना है तो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। ठीक, तो आगे बात करते हैं। यहां से जितनी भी आपको फ्रिंजेस मिलेंगी वो उनकी इंटेंसिटी क्या रहने वाली? मैक्सिमम रहने वाली है। फिर बात करते हैं मिनिमम की, या बोल सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ अ डार्क फ्रिंज। जब हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, और मिनिमम की बात कर रहे हैं तो कब आएगा? जब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस लिया जाएगा दैट इज ए माइनस ए, वो कितना आ गया? 0। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जहां पर एम्पलीट्यूड आएगा मैक्सिमम दैट इज 4k स्क्वायर, और मिनिमम कब होगी? जब वो 0 आएगी। ठीक है, तो इसका हम कर्व ड्रॉ करेंगे। आप देखिए यहां से ये पैटर्न जो मैं बोल रहा था इंटरफेरेंस पैटर्न, वो ये पैटर्न है कुछ इस तरीके से। रफली ड्रॉ करेंगे, आप बुक से बिल्कुल स्पेशल डायग्राम इसका देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं आपको मैक्सिमम, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है, ये दोनों किसके पॉइंट है? आपके मिनिमम के पॉइंट है। इस एक्सिस पर आपकी इंटेंसिटी है, और इस तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न है तो इंटेंसिटी उसकी डाउन हो ही नहीं रही मैक्सिमा मिनिमा केस में। तो देखो ये मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, और नीचे की तरफ क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। तो जहां पर मैक्सिमम मिलेगा तो वो पोर्शन रहेंगे ब्राइट। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल ब्राइट। सेंटर में आपको क्या मिला था? ब्राइट मिला था। फिर उसके बाद में क्या मिला आपको? फर्स्ट डार्क। इंटेंसिटी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। इधर भी फर्स्ट डार्क। फिर उसके बाद में हमें क्या मिला? ये मिला हमें फर्स्ट ब्राइट। ये भी आपका फर्स्ट ब्राइट हो गया। सेंटर ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट ये मिला। फिर ये क्या है? पोर्शन सेकंड डार्क का है, सेम एज इधर भी सेकंड डार्क का है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न मिलता रहेगा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एक खासियत होती है कि उसमें इंटेंसिटी की वैल्यू डाउन नहीं होती। जो फिक्स वैल्यू है वो फिक्स ही है, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कल को तो उसमें आप देखेंगे पैटर्न ऐसा मिलेगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है इसमें छोटा सा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो न्यूमेरिकल आता है इस पोर्शन से वो इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम के केस में ही आता है। तो आप स्पेशली इस टाइप के न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए अगर मैं कहूँ दो वेव सोर्स हैं आपके, एक का एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो A1 है और दूसरे का क्या है A2 है, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और आई मिनिमम हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो आई एवरेज आएगा मेरे पास A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आई एवरेज प्रोपोर्शनल टू। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके फाइनल दे देगा आपको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक। अगर हम कहें कि कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस नहीं भी है तब भी हमने ये पढ़ा है कि जो इंटेंसिटीज का रेशियो होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2, और I1 होगा क्या A1 का स्क्वायर, और I2 क्या होगा A2 का स्क्वायर। ये भी प्रोपोर्शनैलिटी की बेस पे देख सकते हैं हम, इसे कांस्टेंट लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखने से ये पता चला कि जब हमने इंटरफेरेंस को लेके चले तब भी सेम एवरेज, और जब हम उसे नहीं ले रहे तब भी सेम है। इसका मतलब ये किसी भी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं करता। हम यहां लिख देंगे क्या, नो वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, दोनों केस में एवरेज की वैल्यू सेम है, जब इंटरफेरेंस पैटर्न लेके चले हैं तब, और जब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं लिया है तब। तो उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड है, यहां पर किसी भी तरीके से उसका वायलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक नोट्स हैं, इन्हें रिमेंबर करना आप। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर मैं दो इंटेंसिटी लूं I1 I2 तो ये इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर वन A2 के स्क्वायर के। हम जानते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा A1 प्लस A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा A1 माइनस A2। ये मैं वो डाटा बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल कराएगा आपका, ये सब पढ़ चुके हैं, एक बेसिक थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। यहाँ से आई मैक्स अपॉन आई मिन का जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हाँ हेमंत बोलो। कुछ मत बोलो, म्यूट रहो थोड़ी देर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ से आप क्या करें, A2 को कॉमन लें, ऊपर से भी नीचे से भी A2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका A1 अपॉन A2 प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका A1 अपॉन A2 माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं, ये कितना हो जाएगा A1 अपॉन A2 स्मॉल आर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर माइनस वन का होल स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। ठीक है, दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू A1 अपॉन A2 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट में I1 अपॉन I2। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स। क्लियर है इतना? एक नोट पॉइंट और है इसमें, वो ये है, इफ W1 एंड W2 आर द widths of the two slits S1 and S2, then W1 upon W2 equal to I1 upon I2 is equal to A1 square upon A2 square, which is also equal to R square। ये आप रिलेशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक ये याद रखना है आपको, एक एम्पलीट्यूड रेशियो तो इसी में ही आ गया। ठीक है, और एक ये याद रखना है, इसके बेस पे क्वेश्चन होगा आपका, आई मैक्स और आई मीन के बेस पे। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है,
चलिए, तो इस तरह से इंटरफेरेंस का टॉपिक यहां पर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।